बढ़े आगे। क्या पढ़ रहे थे? कुछ पढ़ रहे थे ना अपन, हो गई ना वो तो कल। लिखो प्रोटीन। कल से आगे बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन प्रोटीन हेडिंग लगाओ प्रोटीन। आवाज कम आ रही है? कर देंगे। अभी आए हैं, गला भी खुलेगा बिल्कुल, आपको भी, सभी को। बढ़े आगे। हाँ भाई, क्या कह रहे हो? क्यों, आपको शुभकामनाएं नए दिन की नहीं दी जा सकती है क्या? अभी तो हमारे लिए प्यारे विद्यार्थी हो, तो आपको भी तो हम नए दिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं हमारी ओर से। अच्छा, चलो करें अब शुरुआत। बात कर रहे हैं प्रोटीन की। अब आ रही है आवाज? पीछे नहीं आ रही है? हाथ खड़ा करो, किसको नहीं आ रही आवाज? चलो तो बढ़े आगे। रिएक्शन कैसे की रे? मैंने कहा आवाज आ रही है कि तेरे को कैसे पता कि मैंने पूछा है? सही है कि नहीं भाई? चलो बात किसकी करते हैं अब? प्रोटीन की। प्रोटीन की खोज किसने की? मुल्टर ने। लिखो खोज। इसका खोज करता है मुल्टर। लिखो, प्रोटीन की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है मुल्टर। प्रोटीन शब्द किसने दिया था? खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम मुल्टर। इसके खोजकर्ता लिखो मित्रों, हो गया मुल्टर। शब्द दिया था जे बर्जेलियस ने। प्रोटीन शब्द देने वाले साइंटिस्ट का नाम है जे बर्जेलियस। जे बर्जेलियस। हाँ, मतलब इन्होंने प्रोटीन नहीं कहा, कुछ और कहा। प्रोटीन शब्द किसने दिया? बर्जेलियस। जैसे कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज किसने की? लिवेनहॉग ने। लेकिन नाम क्या दिया? एनिमल क्यूली। बाद में कहा नहीं, ये तो बैक्टीरिया है। नेक्स्ट शब्द हो गया, खोजकर्ता हो गया। बताओ प्रोटीन में कौन कौन होता है? जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में थी। याद आया मित्रों? विटामिन में क्या था? विटामिन तो पढ़ेंगे, विटामिन में हो गए सूक्ष्म पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट में क्या था? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फैट में क्या था? वसा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक उसी प्रकार प्रोटीन में लिखो मित्रों, सीधा शॉर्ट में लिखना चाहो तो इधर देखो। प्रोटीन में क्या क्या होगा? CHON, यानी कि कौन होता है। समझो कुछ इससे। देखो, C का मतलब है कार्बन, O का मतलब है ऑक्सीजन, H का मतलब है हाइड्रोजन, N का मतलब है नाइट्रोजन। तो कौन कौन होंगे? लिखो प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन। लिखो प्रोटीन में इनका नाम लिख दो पूरा। कार्बन, सी का मतलब लिख दो कार्बन, कार्बन। एच का मतलब लिख दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ओ का मतलब लिख दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तथा नाइट्रोजन पाए जाते हैं। समझ गए? और शॉर्ट में याद रखने का तरीका कौन? CHON, ताकि रटने की जरूरत नहीं रहे। कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बताओ ऐसा कौन सा तत्व है
जो प्रोटीन में पाया जाता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट और वसा में नहीं पाया जाता। कौन होगा मित्रों? नाइट्रोजन। ऐसे कौन से तत्व जो कार्बन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों में पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पढ़ा रखा है ना आपको? अच्छा, बढ़े आगे। प्रोटीन में, अच्छा, प्रोटीन की इकाई क्या होगी? यूनिट ऑफ प्रोटीन, सबसे छोटा रूप। जैसे कार्बोहाइड्रेट का था ग्लूकोज, वसा का था वसी अम्ल, उसी प्रकार इसका क्या होगा? लिखो अमीनो अम्ल, प्रोटीन की इकाई। देखो मित्रों, प्रोटीन की इकाई, यूनिट, प्रोटीन की इकाई क्या होगी भाई? लिखो एमिनो एसिड। प्रोटीन की इकाई कौन होगा मित्रों? अमीनो अम्ल। लिख दिया होगा। नेक्स्ट लिखो मित्रों, प्रोटीन का कार्य, शरीर में क्या काम करता है प्रोटीन? प्रोटीन का कार्य क्या काम होगा? ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, शरीर की ग्रोथ यानी कि वृद्धि और मरम्मत करना। लिखो काम, प्रोटीन का कार्य शरीर की वृद्धि व मरम्मत करना। शरीर की वृद्धि व मरम्मत करने का काम करेगा कौन प्यारे मित्रों? प्रोटीन। लिख दिया होगा। तो याद हुआ कुछ कुछ? बताओ प्यारे मित्रों, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? प्रोटीन। प्रोटीन की खोज किसने की? मोल्टर ने। शब्द किसने दिया? जे बर्जेलियस। पूरा बोले तो जैकब बर्जेलियस। प्रोटीन की अंदर कौन कौन होंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यानी कि कौन? CHON। फिर काम क्या होगा मित्रों? शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना। वैसे मेन तो पढ़ना है रोग, तो वो भी पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा परिचय। कोई दिक्कत थोड़ी इसमें परिचय दूं तो कि सीधे रोग लिखा के खत्म कर दूं? क्योंकि इधर उधर जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ ले तो भी अपने सही होना चाहिए, थोड़ा सा मकसद लेकर चल रहे। कार्य हो गया। अब लिखो मित्रों, याद रखना, प्रोटीन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के मरम्मत करता है, वृद्धि करता है, यानी कि शरीर का निर्माण भी करता है। तो प्रश्न 4 ऑप्शन देखिए, पूछ ले, ऐसा कौन सा घटक है जो शरीर का निर्माणकारी घटक है, निर्माण करने में भाग लेता है? तो उत्तर क्या होगा मित्रों? प्रोटीन। लिखो एक लाइन और अगला बिंदु बना के लिखो, प्रोटीन शरीर का निर्माणकारी घटक माना जाता है। प्रोटीन शरीर का निर्माणकारी घटक माना जाता है, यानी कि शरीर की क्या करेगा मित्रों? ये निर्माण। नेक्स्ट काम हो गया। अब लिखो मित्रों एक लाइन और, प्रोटीन की कमी होना कुपोषण कहलाता है। प्रोटीन की कमी होना, प्रोटीन की कमी होना कुपोषण कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होगी, कमी होना क्या कहलाएगा? कुपोषण। बढ़े आगे। आगे लिखो, प्रोटीन की कमी से रोग। क्या रोग होगा मित्रों? तो लिखो क्वासियोरकर, क्वासियोरकर, और दूसरा लिख दो मेरस्मस। तो प्रोटीन की कमी से कितने रोग होंगे मित्रों? 2। क्वासियोरकर में क्या आएगी? बच्चे के शरीर में सूजन आ जाती है, और मेरस्मस के अंदर पतला
हड्डियों का ढांचा हो जाता है। पतला हड्डियों का क्या हो जाएगा मित्रों? ढांचा। तो प्रोटीन की कमी से कितने रोग होंगे प्यारे मित्रों? 2। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा क्वास यॉर्कर और दूसरा हो जाएगा मेरस्मस। बढ़े आगे, लिख दिया दोनों? लिख दो एक बार, क्वास यॉर्कर और लिख दो मित्रों मेरस्मस। बढ़ो आगे, लिखो एक लाइन, प्रोटीन के स्रोत। लिखो मित्रों प्रोटीन के स्रोत। बताओ प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में होता है? दालों के अंदर। याद करो, तो लिखो सभी दालें और लिखो सभी दालें, दाल, दाल वाले पादप। दालों में मिलेगा प्रोटीन, सभी दाल, दाल मतलब समझिए ना, ब्रैकेट लिखो, दाल के ब्रैकेट में दाल वाले पादप कौन से कुल के होते हैं? लेग्यूमिनेसी कुल के। छोड़ दो, कौन से कुल होंगे मित्रों? लेग्यूमिनेसी कुल के पादप। तो लिखा आपने सभी दाल वाले पादप, ब्रैकेट बनाओ और ब्रैकेट के अंदर लिखो लेग्यूमिनेसी कुल के पादप। लेग्यूमिनेसी कुल के पादप लिखो, दाल वाले पादप। और दाल वाली पादप की फैमिली को क्या नाम दिया गया है? लेग्यूमिनेसी। तो कई बार अच्छा प्रश्न दे दे और दाल नहीं लेके लेग्यूमिनेसी शब्द लिखे, तो आपको पता होना चाहिए कि जिनसे भी दाल मिलती है, दाल कुल वाले पादप की फैमिली को नाम दिया गया है लेग्यूमिनेसी। नेक्स्ट, स्रोत क्या लिखा? दाल। इसके अलावा लिखो दूध। दूध में भी तो प्रोटीन होगी, कौन सी? केसीन। लिखो दूध, मिल्क, दूध। और दूध में कौन सी प्रोटीन? लिखो केसीन। अंडा, अंडे में भी तो प्रोटीन होती है, कौन सी मित्रों? एल्बुमिन। एल्बुमिन। लिख दिया होगा। तो ये हो गया मित्रों आपका कौन? प्रोटीन। एक लिखो नोट, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा, सर्वाधिक, सबसे अधिक। लिखो सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन। बिल्कुल सही है, लिखो सोयाबीन। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा किसमें होगी मित्रों? सोयाबीन में। पता ही है आप लोगों को ये तो। अच्छा, नोट ही तो लिखा है, तो लगी याद मुझे इसमें एक पॉइंट और जोड़ दूं। बताओ सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पूछे तो भाई, वसा तो घी खुद वसा है, तेल खुद वसा, इसलिए ऐसा प्रश्न बनता नहीं है। ऐसा दो जगह ही बनता है, एक कार्बोहाइड्रेट में और एक प्रोटीन में। तो बताओ फिर सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? चावल में। इसलिए सबसे जल्दी भूख लगती है चावल खाने पर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का सबसे जल्दी पाचन होता है। तो लिखो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें होगा? चावल में। लिखो सा। लिख दिया सा? ठीक है सा। हाँ, वसा, वसी अम्ल, फैटी एसिड। वसा की इकाई क्या होती है? तो आंसर क्या होगा प्यारे मित्रों? वसी अम्ल, फैटी एसिड। ये मैंने यहां लिखा है, देख ला, आप लिख देना। वसी अम्ल या क्या होगा मित्रों? फैटी एसिड, वसा की इकाई। कल नहीं लिखा हो तो लिख देना, हो सके नहीं लिखा हो, स्लिप हो गया हो। लिख दिया हुक्म? कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे हो सुबह सुबह। ऐसा नहीं कह रहा हूं, वो तो चलो हो गया, लिख दिया, छोड़ो उसकी बात।
मैंने कहा वसा की कई वसी हमले है ना, अरे मैं कह रहा हूं है ना, मुझे क्या करना है तो है। कम से कम विद्यार्थी को सक्रिय रहना चाहिए क्लास के, और अगर विद्यार्थी सक्रिय नहीं रहा तो क्लास निष्क्रिय हो जाएगा, और बैठे बैठे फिर और फिर एक समय आएगा कि वो यूं करेगा, हाँ ले गिफ्ट टीचर तो उबासी, और सामने शिक्षक देगा, फिर पूरी क्लास ने देगा, क्योंकि यह एक अनैच्छिक क्रिया है कि नहीं है? जो एक बार देखने पर आप कितना भी कंट्रोल कर दो, अगर सामने देख लिया किसी को उबासी आ रही है तो एक बार 100% आएगी। अनैच्छिक इच्छाओं का जोर नहीं चलना, और जहां इच्छाओं का जोर नहीं चलता तो हम कुछ ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हाँ अब लिखो मित्रों विटामिन। बातें करो बड़ी बड़ी खूब राजी, पढ़े का बोलो एकदम बेराजी। विटामिन, आज तो नई जगह आए हो हैं? 1-2 दिन लगेगा, फिर धीरे धीरे अपना हो जाएगा। पहली बार कोई अपना नहीं होता है, पहली बार सपना ही होता है, फिर धीरे धीरे वो अपना होता है। लिखो विटामिन, लिख दो विटामिन। लिखा भाई? हाँ, खोज किसने की? हाँ, फंग तो दूर दूर तक नहीं है, खोज करता। विटामिन की खोज ल्यूनिन किसने की भाई? ल्यूनिन, या एक नाम और मिलेगा हॉपकिंस, है भाई? हुक्म तो लिख दो, मैंने दोनों ही लिख दिया। ल्यूनिन या क्या मिलेगा? हॉपकिंस। आ ही नहीं सकता, आ जाए तो पहले ल्यूनिन, मिल जाए तो पहले ल्यूनिन, मानना चाहे तो फिर हॉपकिंस, और दोनों ही नहीं हो तो तीसरा लिखो विटामिन शब्द सी फंक। विटामिन शब्द किसने दिया था? चार्ल्स या सी फंक। कुछ और है ना? हाँ, तभी तो सी लिखा मैंने, पूरा नहीं लिखा। सी फंक लिख दिया होगा। सी फंक ने खोज की थी, नर्सरी शब्द दिया था विटामिन। आओ बाबूजी आओ, पधारो। चलो सब देख रहे, तुम बाबूजी नहीं हो क्या? हैं? तो क्या हो? अभी तो कुछ नहीं हो, पर मित्रों मन में मान के चलेंगे तो सपना पूरा होगा। याद रखना, सपने पूरे करने से पहले सपना देखना पड़ेगा। हाँ बेटा पढ़ लो, नहीं तो फिर रोजगार मिल जाएगा, नहीं तो महारोजगार की जगह जगह पता नहीं क्या क्या रोजगार हो जाएंगे। इधर देखो, बस देखो, आप अच्छे से मेरे को जानते हो और मैं आपको, क्योंकि मैं आपके लिए पहली बार नहीं आया हूँ, कई दिनों से अपन साथ पढ़ रहे हैं। इस दौरान आपने नोट किया हो कि मैं ज़्यादातर अपना फोकस टॉपिक पे करने का प्रयास करता हूँ। किया मैंने ये अब तक। मैं इधर उधर की फालतू फैकोलॉजी में विश्वास नहीं करता हूँ। इसका सीधा कारण है, तुम लोग यहाँ अपना एक बहुत अमूल्य समय दे रहे हो जिसका कोई मूल्य नहीं है, और साथ ही और कुछ नहीं हो बेटा, ये समय वापस नहीं आ सकता। इसलिए मेरा प्रयास है कि मैं इधर उधर की फालतू बात बोलूं, उसकी बजाय इसको 4 बार बोलूं ताकि कुछ याद हो। मेरा मकसद भी यही है, कैसे भी करके इनको याद कराना, और आपका मकसद भी यही है, कैसे भी करके प्रश्न सही करना। इसलिए मित्रों प्रयास आप भी करो, प्रयास मैं भी करूं कि अपन टॉपिक छोड़ करके फालतू बातों पर ध्यान नहीं दे। मैं बड़ी बड़ी बातें फेंक दूं, मैं ये वो ये ऐसा ये वो परीक्षा में नहीं आएगा,
वो आपका सिर्फ समय लूंगा मैं आपका, इसकी बजाय मैं जल्दी कोर्स करा दूं, दूसरा टीचर आके अपना समय दे दे। ये मेरा थोड़ा सा प्रयास हमेशा रहेगा और इसमें आपका सहयोग जरूरी रहेगा, क्योंकि अकेला शिक्षक विद्यार्थियों के बिना क्लास में कुछ नहीं कर सकता। आपका सहयोग होगा, आप फालतू बात नहीं करोगे, पॉइंट टू पॉइंट चलोगे तो जल्दी टॉपिक हो जाएगा। यही है, मैंने अब तक देख लो आपके सामने, मैंने फालतू बात करने के बजाय रोग 100 तक पहुंचा दी। ज्यादा पढ़ाया, लिखने का प्रयास किया, समझे मेरे कहने का मतलब? तो लिखो सा, बातें करो नहीं, बिल्कुल नहीं करना। तुरंत बोल दो साहब पढ़ने आते हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हो ना, पैसे दे के पढ़ रहे हो बस। और घर वाले अपने माताजी पिताजी अपनी उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनका सपना हमें पूरा करना है। कैसे होगा? पढ़ाई करने से। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? अरे विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन से? एक ये नहीं एक वो, हो गया ना 2। एक लिखो जल में डिसॉल्व और एक फैट में डिसॉल्व। जल में विलय और दूसरा वसा में विलय। एक जल में घुलने वाले, दूसरे वसा में घुलने वाले। जल में कौन घुलेगा? मेरे को याद रख लो, मेरे को याद रख लो, बी व सी लिख दो। जल में याद रह जाएगा। मैं कहा झूलता हूं? जल में, बी व सी, तो याद रखना, याद रह जाएगा। मेरा नाम तो बताइए आप लोगों को, तो मैं कहाँ घुलूंगा? अरे भाई भागीरथ चौधरी, चुप। एक तो याद करा रहा हूं, टीबी में टीका किसका? बीसीजी का, याद करो वो पल। टीबी में किसका टीका लगेगा? बीसीजी। तो मेरे नाम से 2 प्रश्न हो जाएंगे। जल में कौन घुलेगा? बी व सी विटामिन, ध्यान रखना। इसके अलावा जो बचे वो वसा में ए डी ई और के। लिख दिया जी? बढ़ू आगे सा। तो विटामिन हो चुके हैं प्रकार। अब एक एक विटामिन को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो लिखो नंबर 1 विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए नाम क्या मित्रों इसका? लिखो रेटिनॉल। कहाँ जा रहा है तू? देखो मित्रों रेटिनॉल, क्या लिखोगे? रेटिनॉल। बस ये एंटी जीरोथैल्मिक लिखने की जरूरत नहीं, केवल रेटिनॉल लिखो। रेटिनॉल, यस ये लिख दो। हाँ रासायनिक नाम लिखो रेटिनॉल। सीधा प्रश्न आ सकता है रेटिनॉल की कमी से क्या होता है? तो उत्तर होगा रतौंधी। समझे ना? क्या सारणी बना दो सीधी, रोग का नाम और इंडेक्स बना दो सीधी शॉर्ट, पर ये तो डिटेल ही लेते, चलो रहने दो। लिखो विटामिन ए, रासायनिक नाम लिखो रेटिनॉल, लिख दिया। फिर लिखो बेटा स्रोत, गाजर, पपीता, टमाटर, टमाटर खाओ, हरी सब्जियां। अब मैंने क्या गलत बोला? टमाटर नहीं खाना चाहिए क्या? हरी सब्जियां, मैं कह रहा हूँ विटामिन ए के लिए टमाटर खाओ, मैं तो ये कह रहा हूँ। अब तुम उसका गलत अर्थ निकालो, मैं क्या करूं? बेचारा मास्टर क्या कर सकता है? आम, कॉड लिवर तेल, मतलब मछली के लीवर का तेल, कॉड लिवर। गोल्डन राइस, ये अक्सर आता है मित्र, इसको इंपोर्टेंट करना, स्टार करना। गोल्डन राइस हम बायोटेक में भी पढ़ेंगे इसको, बायोटेक में भी इसको वापस पढ़ेंगे गोल्डन राइस को। गोल्डन राइस पढ़ लिया मेरे भाइयों? इधर बढ़े आगे। लिखो कमी से रोग। विटामिन ए में अगला बिंदु लिखो कमी से रोग। मछली लीवर,
मछली के लीवर की तेल की गोलियां आती है, कभी देखा होगा, विटामिन ए के कैप्सूल, गोलियां कैप्सूल एक ही तुम्हारे अलग लोग है। अच्छा कैप्सूल, वाह कैप्सूल साहब। अरे मेरे को तो मकसद इतना है कि आपको पता चलना चाहिए मास्टर कहना क्या चाहता है। 100 बातों की एक बात, और जैसा आप कहोगे मैं तो वैसा बदल जाऊंगा। नेक्स्ट लिखो कमी से रोग, क्योंकि मुझे पहला मकसद है मेरा क्लास में न तो आपको उलझाना न मेरे को उलझना, पहला मकसद मेरा ये रहेगा। हाँ मेरी भी जबान फिसल सकती है, मैंने आपको पहले भी बोला और आज भी बोलता हूं, मैं तुरंत प्रभाव से हाँ करने में देर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं भी इंसान ही, और मेरा प्रयास होगा पहले तो ऐसा हो ही नहीं, बट कई बार इंसानी दिमाग के नींद से उठ के आप भी आए और मैं भी आया। लिखो कमी से रोग, और रोग का नाम लिखो बेटा रात आंधी, रतौंधी, रतौंधी, और दूसरा लिखो जीरोथेल्मिया। दोनों पढ़ा रखे आपको मैंने, इसलिए इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। कोई दिक्कत हो तो बोल दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। बढ़ जाऊं? हाँ कल आए थे क्लास में, परसों तो कल पढ़ाया ना जीरोथेल्मिया, निकल गया। आंखों का सूखापन विश्व में बच्चों के अंधेपन का वर्तमान में कारण। याद करो वो पल जो बीते थे कल, कल ही तो पढ़ाया था। नेक्स्ट रात आंधी, ये भी कल पढ़ाया था। याद करो वो पल वहां वाले कल वाले, मैंने कहा था रोडोप्सिन, रॉड, सलाका, शंकु, पूरी डिटेल के साथ थोड़ी चीनिक सी बात की थी। हाँ थोड़ी सी की बेटे, हाई पाई तो बात नहीं की मैंने, बट की जरूर थी। हाँ तो दोनों बता रखे, तो वापस रामायण गाने से मतलब नहीं है, एक बार नोटबुक में नोट होना चाहिए। बढ़ो आगे, तो लिखो B1 थाइमीन, लिखो B1 अगला विटामिन, क्रम वही लिखते रहो, B1 B2 B3 C D K, खत्म। लिखो B1, नाम लिखो बेटा थाइमीन, नाम क्या होगा इसका? थाइमीन, लिखो थाइमीन। B1 कह दो या केवल B कह दो, एक ही बात रहेगी। नाम लिखो इसका थाइमीन, बस इतना ही लिखना, थाइमीन लिख दिया होगा। स्रोत लिखो बेटा साबुत अनाज, साबुत अनाज, अंकुरित अनाज, साबुत अनाज, अंकुरित अनाज, पत्तेदार सब्जियां, और नोट्स, नोट्स में कौन आएगा? मूंगफली, चना, बादाम, मूंगफली, चना, बादाम। अभी बात करते हैं, बताया था उस दिन, याद करो वो पल, वही वाला अग्रवाल भवन वाला। अच्छा बुखार आ गया, यूं क्या मन, चलो छोड़ो इधर। साबुत अनाज, अंकुरित अनाज, मैं वैसे भी नहीं पूछते तो भी बताता बेटा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबके दिमाग का क्लिक हो। मोटा अनाज, बिना पिसा हुआ अनाज, अगर हम सीधा काम में लेते हैं बेटा तो उसको नाम दिया जाता है साबुत अनाज। जैसे दलिया की खिचड़ी खा रही आप, तो मोटा अनाज हुआ नहीं हुआ। जैसे चावल पका के खा रहे हो, सीधा अनाज, मोटा अनाज हुआ नहीं हुआ। जैसे तो ऐसा अनाज जो बिना पिसा हुआ हो और अपन सीधा उपयोग में लेते हैं, उसको कहा जाता है साबुत अनाज। अब बताओ किसका समझ में नहीं आया? आ गया मित्रों? दूसरा अंकुरित अनाज, याद करो रात को गीले कपड़े में अपन मूंग दाल को भिगो करके सुबह देखते हैं वो उगना प्रारंभ हो गए, वही होता अंकुरन। और पत्तेदार सब्जियां तो पता ही है, जिसमें पत्ते होने चाहिए। न्यूट्स मैंने लिख ही दिया, चना बादाम। बड़े आगे, तो नेक्स्ट बिट्टू। हाँ रोग लिखो, कमी से बेरी बेरी हो जाती है। कौन? त्वचा, कमी से रोग,
रोग लिखो सर, बेरी बेरी। लिख दो त्वचा का सूखापन बोलता है शॉर्ट में। त्वचा का सूखापन, बेरी बेरी। क्या बोलेंगे बेटा बेरी बेरी को? त्वचा का सूखापन। बढ़ो आगे। नेक्स्ट B2 देखो, B2 का नाम राइबोफ्लेविन लिखो। B2 का नाम लिखो मित्रों, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन या इसको लिखो पीला एंजाइम भी बोलते हैं, पीला एंजाइम या विटामिन जी भी इसी को कहते हैं। ये सीधे सीधे प्रश्न, पीला एंजाइम या विटामिन जी, विटामिन जी लिखा जी। तो विटामिन कौन सा पढ़ रहे हैं? B2। नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। मेन तो राइबोफ्लेविन ही याद रखना है। मेन तो आपको दूध के जितने भी आइटम होते हैं कुल मिलाकर डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर ये होता है। डेयरी के प्रोडक्ट्स जैसे देखो दूध से बना पनीर, दूध में होता है मक्खन, दूध से बनता चीज, दूध से बनता दही, ज्यादातर इसके अंदर होगा। वरंडी मांस, लघु गुलरित, सदा चले, सब में होता है। तो लिख दो दूध के डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध पनीर मक्खन चीज दही में याद आ जाएगा। दूध वाले चीज क्या होता है? ये भी दूध से बनता है, पनीर की तरह होता है चीज। बर्गर नहीं खाया कभी? खा के देख लेना आज। कुल मिला के दूध का प्रोडक्ट है। अब इलाके तो नहीं बता सकता, संभव नहीं है वो, पर मैं आपको हिंट दे सकता। अभी लिख दे, लेके आना। पहले कौन सी? तो दूसरी भी इकट्ठी कर दे। अच्छा सैंडविच, वो तो हो गए थे ना उस दिन अपने। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सैंडविच आप लिखकर आ गए थे उस दिन, लिखो आगे तो फिर बढ़िया ना। तो और क्या चाहिए? और लिया ना आगे बेटे। क्या बोल रहा था मैं? शोर लिख दिया बेटा। तो लिखो रोग किलोसिस, कमी से रोग। क्या रोग होगा भाई? किलोसिस। किलोसिस क्या होगा? रोग। मुंह में छाले, इससे बचा ले। मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं मित्रों। मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह में छाले, इससे बचा ले। नेक्स्ट B3 नियासिन या निकोटिक अम्ल। B3 नियासिन। अरे भाई आपको ऐसे याद होना चाहिए। B1 थाइमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटाथोनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड, B12 साइनोकोबालमिन, C एस्कॉर्बिक अम्ल, D कैल्सीफेरॉल, E टोकोफेरॉल और K फाइलोक्विनोन। ये तो याद होने ही होने चाहिए। चलो एक को पढ़ ही रहे वैसे भी। देखो B3 निकोटिक एसिड या नियासिन, निकोटिक एसिड या नियासिन लिखा सा। निकोटिक अम्ल या क्या होगा? नियासिन लिख दिया सा। क्या लिखा?
नियासिन या निकोटिक अम्ल लिखा तो नहीं, नियासिन या निकोटिक अम्ल आ गया तो दोनों लिखो। और यही तो आया था अभी आपके एग्जाम में, आया था एक में, कौन से मुझे भूल गया, एग्जाम तो दिमाग से स्लिप हो गया। चलो स्रोत हो गए। हाँ पीपी लिखने की जरूरत नहीं है भाई, पेलेग्रा के खिलाफ दिया जाता है। लिखो साबुत अनाज, काष्ठ फल कठोर वाले, साबुत अनाज, काष्ठ फल जिसमें काष्ठ होगी, कठोर। यीस्ट क्या होती है? यीस्ट फली। यीस्ट क्या होती? कवक होती है। एक को सीखिए, ब्रेकरी उद्योग में काम में लेते हैं, ब्रेकरी उद्योग, ब्रेकरी है ना, वही पता ही आपको ब्रेकरी। तो मछली, लीवर, लीवर क्या होता है? कलेजा। लीवर को देसी भाषा में क्या होता है? कालजा। या एक नाम और है इसका, जिगर। अरे जिगरा, हाँ जिगर में क्या होता है? B3 मांस। तो अब मैं क्या बताऊं इसके बारे में। अच्छा लिखो कमी से रोग, कौन सा रोग होगा भाई? पेलेग्रा। क्या होता है पेलेग्रा? रोग होता है, ये तो मुझे ही पता है, खतरनाक आंसर देते हो कभी कभी। तो मैंने कहा पेलेग्रा क्या होता है? क्या सर? रोग, पेशाब से संबंधित रोग है मित्रों पेलेग्रा। त्वचा भी प्रभावित होती है इसके अंदर। तो विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B4 नहीं है, लिखा B5 पेंटेथोनिक एसिड। हाँ जो अभी क्या बोला फिर मैंने? पेशाब से रिलेटेड रोग है बेटा, यूरिन प्रभावित होता है। गंजापन किस में होता है? कवक में, फंगस में, फफूंद में, दांत खुजली होते हैं ना, वही है। टाटा बाय बाय, चले जाते हैं। गंजापन किससे होगा? कवक। कवक क्या है? फफूंद। फफूंद क्या है? फंगस। लिख दो, बोले ऊपर कॉपी में हाशिया खाली है कहीं, तो लिख दो बालों का झड़ना। लिख दो एक लाइन, बोले बालों का झड़ना, दांत खुजली आदि त्वचा संबंधी रोग कवक जनित होते हैं। कोई भी स्किन का रोग हो, बालों का झड़ना, दांत खुजली, बालों का झड़ना, दांत खुजली आदि कवक जनित रोग होते हैं। कवक, फंगस। लिख दिया होगा, बढ़ो आगे बोले। नेक्स्ट B5 लिखो, पेंटेथोनिक एसिड, पेंटेथोनिक अम्ल, पेंटेथोनिक एसिड, पेंटेथोनिक अम्ल। बस हाँ, स्रोत लिख दो, दूध, यीस्ट, मूंगफली, टमाटर। ये स्रोत लगभग सब में सेम ही है रे, एक दो कोई विशेष अलग रहता है। अभी रोटी में लगभग एक न एक चीज तो आप रोज खाते ही रहते हो, विटामिन मिलते रहते हैं। कोई दूध खाता, कोई दही खाता, कोई मूंगफली खाता, कोई टमाटर खाता है। नहीं, इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता और मैं बोलूंगा भी नहीं। सही है कि नहीं भाई? क्योंकि जो खाया जाता है उसका भोजन या भोजन कुछ भी किया जा सकता है, इसके बारे में अपन कुछ नहीं बोल सकते। सबका अपना अपना निजी काम है। नेक्स्ट बढ़े आगे। हो गया? कौन सा रोग है इसके? कमी से रोग लिखो। कमी से रोग, बाल सफेद हो जाते हैं, लिख दो बाल सफेद। बाल सफेद होंगे, कई सारे रोग होंगे, उनमें से एक उठाया मैंने, बाल सफेद। लिख दिया होगा। B6
लिखो B6 पायरिडॉक्सिन, B6 पायरिडॉक्सिन। चलो मैं लिख के बोलूंगा करूंगा तब तक तुम लिख दोगे। पायरिडॉक्सिन लिखने में आसानी रहेगी आपके। पायरिडॉक्सिन स्रोत लिखो बेटा सोयाबीन, मूंगफली, फलीदार भोजन, अंडा मांस मछली। ये तो है ही, रघुकुल रीत सदा चली आई। कमी से रोग क्या होगा ये ध्यान रखना है अपन को थोड़ा सा। इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। लिख दिया भाई? लिख दोगे आज? चलो लिखो B7। चलो आगे। नहीं बोले भाई, नहीं आज जालूर गेट नहीं चलना, आज रातन अड्डा। आज है ना अपना उद्घाटन, आओगे ना आप लोग? नहीं लिख, हाँ मैं मनवार कर रहा हूं, आ जाना। लिखो B7, लिखो B7। बस तुम्हें तो बात करना ही जुर्म है, इसलिए तो मैं कहता हूं बात नहीं करनी चाहिए, पर करते हैं क्या, इंसानी दिमाग ही ऐसा ही है। लिखो विटामिन B7। कौन सा विटामिन पढ़ रहे हैं? नाम क्या है इसका? बायोटिन। बोले था अभी मैंने आपके सामने, विटामिन H। ध्यान रखना सभी नाम याद होने चाहिए। पहले आता था जल में घुलनशील BC, अब BC नहीं आएगा, राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल ऐसे ऑप्शन आएंगे। थोड़ा सा जमाना बदला है तो आपको भी बदलना है। स्रोत यकृत, मांस, दाल, कोई मतलब नहीं। आगे लिखो रोग। क्या कहेंगे लोग जब तक याद नहीं होगा रोग? लिखो मांसपेशियों में दर्द। मांसपेशियों में दर्द होगा, मसल्स पेन करेगी। मांसपेशियां क्या करेगी मित्रों? दर्द। फिर लिखो B9 फॉलिक एसिड या फॉलेसिन। B9 लिखो B9 नाम विटामिन M या फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल और हरी पत्तेदार सब्जियां इसका स्रोत है। और कमी से क्या होगा मित्रों? फॉलिक एसिड में याद करो, फॉलिक अम्ल और विटामिन B12 किस में लिया जाता है? RBC की संख्या। याद करो कौन प्रभावित होगी इसमें? RBC, रेड ब्लड सेल। RBC इसके अंदर होगी प्यारे मित्रों प्रभावित, इफेक्टिव।
B9 लिख दिया होगा, लिख दो आराम से। विटामिन एम भी इसको बोलते हैं। वैसे विटामिन एम तो बहुत खतरनाक चीज होती है जिसके बिना जिंदगी अधूरी है। विटामिन एम क्या है? मनी। कहते ना विटामिन एम की कमी है। ने कष्ट लिख दिया, भूल बोला बात करे मोटी मोटी, काम टक्का रही करे को नहीं। B12 देखो बेटा, B12 साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन, ये मत लिखना, साइनोकोबालमिन या कोबालमिन लिख दो, ये नहीं लिखना आप। फिर लिख दो इसके स्रोत, स्पाइरुलिना, इसमें प्रोटीन भी ज्यादा होते बेटा। स्पाइरुलिना के अंदर अंतरिक्ष यात्री साथ लेकर जाते हैं भोजन के लिए, अंडा, मांस, यकृत। ये हो गई प्यारे मित्रों एग्जाम्पल, स्रोत। तो हमें रो कौन सा पढ़ा मित्रों? पढ़ना अभी यहां तक लिखे पहले, फिर बात करते हैं कमी से रोग। और कमी से कौन सा रोग होगा मित्रों? एनीमिया। खून की कमी। रक्त की कमी, खून की कमी किसमें होगी? B12। फिर लिखो विटामिन सी, बी हो गया, ए हो गया, सी एस्कॉर्बिक अम्ल, खट्टे पदार्थ में याद आया होगा आप लोगों को। विटामिन सी लिखो जी, विटामिन सी। ये मिर्ची अलग से लिखना, हाँ मिर्च अलग है, खट्टा नहीं है मिर्च। ब्रैकेट यहीं बंद कर देना है। एस्कॉर्बिक अम्ल बस इतना ही लिख दो तो चलेगा। स्रोत खट्टे फल और रोग स्कर्वी। इतनी देर कहाँ गए थे रे, बोले ही नहीं। स्कर्वी जिसमें मसूड़ों से खून की नदियां बहती हैं, मसूड़ों से खून आना। मसूड़ों से क्या आएगा मित्रों? खून। मसूड़ों से खून आना। विटामिन सी नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, एंटी स्कर्वी, जो स्कर्वी का खिलाफ दिया जाएगा। मसूड़ों से खून आता है, खट्टे पदार्थों में होता है। सी, सी के बाद कौन सा पढ़ेंगे? डी, और डी के बाद पढ़ेंगे ई। हो गए पूरे। के लिखो जी, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल लिखो डी। देखो मित्रों इधर डी का नाम क्या है?
कैल्सीफेरॉल। सनसाइन भी कहते हैं मित्रों, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में बनता है, और एंटी रिकेटिक भी कहते हैं। तो ये शब्द अलग है, ये शब्द अलग है, और ये शब्द अलग है। लिख दो कैल्सीफेरॉल, सनसाइन, सनसाइन। एंटी रिकेटिक। स्रोत कोड लीवर तेल, वही मछली वाला। धूप की उपस्थिति में हमारे त्वचा में कौन होता है मित्रों? 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, जो विटामिन डी का निर्माण करता है। ये केमिकल भी लिख दो पूरा। लिख दिया? तो लिखो सर, नहीं तो फिर तो पद कौन सा रहे? विटामिन डी। नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। तो कमी से रोग रिकेट्स। रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया भी इसी के माना जाता है। और दोनों में क्या होगी मित्रों? हड्डियां कमजोर। हड्डियां क्या हो जाएगी? कमजोर। डी हो गया। बढ़े आगे, तो लिखो विटामिन की। लास्ट विटामिन, सॉरी सेकंड लास्ट, सॉरी शक्तिमान, सेकंड लास्ट। लिखो ई। यहां तक कौन लिख रहे पहले ये बताओ? पहले इसको पूरा लिखो। लिख दिया? तो फिर हाथ खड़ा क्यों किया? फिर हाथ खड़ा क्यों किया? मैंने कहा यहां तक कौन लिख रहे हैं? फालतू खड़ा कर देते मेरे को। लिखो अगला। फिर मैं वेट करता लिखने का, और तुम्हारे लिखा हुआ है। लिखो ई, टोकोफेरॉल या एंटीस्टिलेटिव विटामिन भी कहते हैं। टोकोफेरॉल एंटी विटामिन, जनन की क्षमता समाप्त होती है इसमें। साबुत अनाज, अंकुरित अनाज और पत्तेदार सब्जियां, रोग, लिखो नपुंसकता या बांझपन। प्यारे विद्यार्थियों, पुरुष में कमी होगी तो नपुंसक, और महिलाओं में कमी होगी तो बांझपन। हो गया दोनों अलग अलग।
बिल्कुल है, ब्यूटी विटामिन इसको कहते हैं। लिख दिया? तो लिखो विटामिन के। के नाम काफी है, फाइलोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन। लिखो विटामिन के। लास्ट विटामिन लिखो के। विटामिन के नाम सभी लिख दो। नेप्थोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, मेनाक्विनोन, मेनाडायोन, एंटी हेमेरिक, मतलब रक्त का थक्का नहीं बनाना, हेमेरिक। और स्रोत, ये दोनों चीज आप नोट कर लो। तो हम कौन सा विटामिन पढ़ रहे हैं मित्रों? के। नाम नेप्थोक्विनोन लिख दिया होगा आपने। स्रोत अंकुरित अनाज, पत्तेदार सब्जियां और बड़ी आंत में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं, उसके द्वारा भी विटामिन के का संश्लेषण किया जाता है। और कमी से लिख दो रोग, क्लोटिंग नहीं होगी, रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त का थक्का नहीं बनता। ये हो जाएगा प्यारे मित्रों आपका विटामिन पूरे। सो गए? साथ साथ लिखो नोट। नोट बताओ, ब्यूटी विटामिन किसको कहते हैं? सुंदरता का विटामिन ई को लिखो। नोट के अंदर पहला बिंदु लिखो, सुंदरता का विटामिन या ब्यूटी विटामिन। सुंदरता का विटामिन कौन सा हो जाएगा प्यारे मित्रों? विटामिन ई। लिखो सुंदरता का विटामिन, आंसर हो जाएगा विटामिन ई। फिर अगला लिखो, दूसरा बिंदु बताओ, ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे सबके शरीर में हमेशा कम रहता है, कमी पाई जाती है? हम कभी भी कहीं पे भी चेक कर ले, हमेशा हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी मिलेगी? अपन सबके शरीर में कम होगा, वो हमेशा कम होता है। B12 कम नहीं रहता है, एनीमिया नहीं रहता है।
विटामिन सी हमेशा कम होता है। क्यों? क्योंकि खट्टे पदार्थों पाया जाता है, हम खाते पीते रहते, फिर कम कैसे? ये भी तो दिमाग काम करेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों ध्यान रखना, विटामिन सी होता है जल में घुलनशील। तो जितना हमने खाया हाथों हाथ काम में आया, फिर जो बचा वो जल में घुल करके पेशाब के माध्यम से बाहर आ जाता है। इसलिए कम का क्या रहता है? कम। अब जैसे मैंने ये बोला तो आपके दिमाग में आएगा सर बी भी तो विटामिन जल में घुलनशील है। पर बेटा बी कई सारे रूपों में पाया जाता है, B1, B2, B3, तो कहीं ना कहीं से बी मिलता रहता है, जबकि सी तो अकेला है, इसलिए इसकी कमी पाई जाती है। लिखो, सामान्यतः सभी के शरीर में, सामान्यतः सभी के शरीर में विटामिन, सामान्यतः सभी के शरीर में विटामिन सी की कमी पाई जाती है। सी, विटामिन सी की कमी पाई जाती है। लिख दिया होगा आप लोगों ने। तो हम सबके शरीर में कौन सा विटामिन कम रहता है प्यारे मित्रों? विटामिन सी। नेक्स्ट, सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन बनता है? ये भी लिख दो, लग गया एक लाइन। सूर्य प्रकाश में विटामिन डी का निर्माण होता है। सूर्य प्रकाश में विटामिन डी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा प्यारे मित्रों? विटामिन डी का। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। लिखा होगा, ऐसा कौन सा विटामिन है जो लीवर में पाए जाते हैं, लीवर में संश्लेषित होते हैं? ए, डी, के, ई, इनकी जो वसा में घुलनशील है। लिखो, विटामिन ई, डी, के लीवर में संश्लेषित होते हैं। ए, डी, के, ए, डी, के, हाँ ए, डी, के, ई भी होगा, लिख दो। कुल मिला के जो वसा में घुलते हैं, लिख दो, विटामिन ए, डी, के, ई यकृत में संश्लेषित होते हैं। लीवर में, यकृत में संश्लेषित होते हैं। ए, डी, ई, के यकृत में संश्लेषित होते हैं। डी फॉर डॉग। कौन कौन से मित्रों, मैंने हिंट दिया ना, वसा में घुलने वाले। फैट में कौन डिसॉल्व होंगे? विच। नेक्स्ट, बढ़ो आगे। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? B12। यह आपके RSM बोर्ड का फेवरेट प्रश्न है, आता रहता है। लिखो, विटामिन B12 में, B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। B12 में कौन सी धातु होगी सा? कोबाल्ट। नेक्स्ट, लिख दिया होगा, B12 में कौन सी धातु होगी? कोबाल्ट धातु। बढ़ो आगे। तो ये कुछ एक दो फैक्ट मैंने आपको लिखाए। आगे बढ़ते हैं और अगला लिखो, थोड़ा सा जल और खनिज लवण, दो ही तो बचे हैं। तो लिखो जल, वाटर। जल है तो कल है, जल ही आपका जीवन है, ऐसा माना जाता है। जल, हुक्म, जल लिखो पहले, केवल वाटर। बताओ, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? कम से कम 70 के आसपास और ज्यादा से ज्यादा 90। तो लिखो, शरीर में जल की मात्रा।
कितनी? 70% से 90%। शरीर में जल की मात्रा लिखो मित्रों 70 से 90, 90। नेक्स्ट, जल क्यों जरूरी है बेटा अपने शरीर के लिए? सीधे इस जल की बात पॉइंट करते हैं, भोजन में क्यों चाहिए बताओ। देखो 2-3 कारण है इसके सीधे सीधे। सबसे पहला कि बेटा हमारे शरीर में जो पाचन शोषण होती है वो रासायनिक क्रिया है, और जीवों के शरीर में हो रही है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? जैव रासायनिक क्रिया। क्या नाम दिया बेटा? जैव रासायनिक क्रिया, यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन इसको अपन कहते हैं, जैव रासायनिक क्रिया, यही कहते हैं मित्रों। और इनको संपन्न होने के लिए चाहिए माध्यम। कोई भी रासायनिक क्रिया कभी बिना माध्यम के संपन्न नहीं हो सकती। तो शरीर में जल क्या काम करता है मित्रों? इन क्रियाओं को माध्यम उपलब्ध करवाता है, मीडियम प्रेजेंट। तो पहला हो गया माध्यम उपलब्ध करवाना। तो अगर पानी की कमी होगी तो पाचन शोषण नहीं होगा, डिहाइड्रेशन कहते हैं जिसको, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। दूसरा, याद करो जल के द्वारा पसीना आता और शरीर का क्या किया जाता है मित्रों? तापमान का नियंत्रण किया जाता है। होगा कि नहीं होगा तापमान नियंत्रण? याद करो जल एक बहुत अच्छा विलायक होता है जो विभिन्न पदार्थों को घोल के रखता है अपने अंदर। सोडियम, पोटेशियम, आयंस, लवण, बहुत सारे। तो जल हम पिएंगे तो इन लवणों के आयंस की पूर्ति होगी कि नहीं होगी? तो कहते हैं अच्छा विलायक होने के कारण, अच्छा क्या है मित्रों? जल एक विलायक है, और अच्छा विलायक होने के कारण ये विभिन्न पदार्थों का क्या करता है मित्रों? परिवहन करता है शरीर के अंदर। और मित्रों क्या होगा इसका उपयोग? और याद करो पेशाब के अंदर 90% क्या होता है? जल होता है। तो एक्सक्रीटरी में यानी कि उत्सर्जन में भी हमारी क्या करेगा प्यारे मित्रों? सहायक। तो ये कुछ काम है जल के, इसलिए जल रोज पीना जरूरी है। लिखो, पॉइंट बना के लिख देते हैं। लिखो, जल के शरीर में कार्य। जल के शरीर में कार्य, जल के बॉडी के अंदर काम, कार्य क्या क्या काम होंगे? लिखो, नंबर 1, जैव रासायनिक क्रियाओं को माध्यम प्रदान करना, बायोकेमिकल रिएक्शन। जैव रासायनिक क्रियाओं को, जैव रासायनिक क्रियाओं को माध्यम प्रदान करना। शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को क्या देगा मित्रों? ये मीडियम, इसके बिना संपन्न नहीं होगी। दूसरा बिंदु देखो, शरीर के ताप नियंत्रण में सहायक, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल। शरीर के ताप नियंत्रण में सहायक होगी, ताप नियंत्रण में सहायक। तीसरा, जल अच्छा विलायक होने के कारण, जल अच्छा विलायक होने के कारण, अच्छा विलायक होने के कारण विभिन्न पदार्थों के, विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायक होता है। जल अच्छा विलायक होने के कारण विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायक होता है। परिवहन में क्या होगा मित्रों? सहायक। नेक्स्ट, उत्सर्जन में सहायक, पानी होगा पेशाब के अंदर, उत्सर्जन में सहायक, हेल्पर इन एक्सक्रीटरी।
इन मुख्य 3-4 कारण की वजह से जल डेली लेना जरूरी है। और नीचे लिख दो मित्रों नोट, शरीर में पानी की कमी होना डिहाइड्रेशन कहलाता है। शरीर में पानी की कमी होना डिहाइड्रेशन कहलाता है। पानी की कमी होना डिहाइड्रेशन कहलाता है। डिहाइड्रेशन कहलाता है, जिसे दूर करने के लिए ORS का घोल सामान्यतः लिया जाता है। जिसे दूर करने के लिए सामान्यतः एक प्राथमिक उपचार के रूप में सामान्यतः ORS का घोल काम में लेते हैं। याद करो, पढ़ा है मैंने ORS, हिजा के अंदर लिखा रखा पूरा नाम इसका, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। लिख दिया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी ने? कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका जल का हल्का सा बेसिक परिचय। क्योंकि मुझे तो रोग पढ़ने थे विटामिन के और प्रोटीन के, वो मैं पहले ही पढ़ा दिए। मैंने तो रोग ही थे पोषक पदार्थ, और इसके निवारण तो क्या स्रोत है वो लेना। अब लास्ट जब इतना पढ़ लिया तो 2 लाइनें और लिख देते हैं, ज़्यादा हाईफाई तो नहीं बट बेसिक जानकारी इनकी भी ले लेते हैं। लिखो खनिज लवण, मिनरल और साल्ट। इसी के साथ ही यूनिट आपकी क्या हो गई पूरी। खनिज लवण लिखो, मिनरल और साल्ट। खनिज लवण लिख दिया। खनिज लवण बताओ किसको बोलते हैं खनिज लवण? खनिजों को और साल्ट्स को। शरीर में खनिज की मात्रा कितनी होती है अपने बॉडी में? लगभग होते हैं मित्रों 30, लगभग 2-4 ऊपर नीचे हो सकता है। लिखो, मानव शरीर में लगभग 30 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में लगभग 30 प्रकार के 30 मानव शरीर में लगभग 30 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। लगभग कितने होंगे मित्रों? 30 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जैसे 1-2 लिखे। जैसे लिखो, दांत व हड्डियों में जैसे लिखो मित्रों, दांत व हड्डियों में बताओ कौन होंगे? कैल्शियम व फास्फोरस। लिखो, दांत और हड्डियों में कैल्शियम व फास्फोरस। कैल्शियम व फास्फोरस ये किसमें होंगे मित्रों? दांत और हड्डियों के अंदर। और लिखो, और लिखूं, हीमोग्लोबिन में। लिखो मित्रों, आयरन Fe+2 और लिखो, इंसुलिन हार्मोन में कौन रहता है बताओ? इंसुलिन हार्मोन में इंसुलिन हार्मोन में कौन होगा? वही जो होगा। कौन है वो? कोशिश करो, गलत होगा तो मैं सुधारने के लिए आया हूं ना। जोर से बोलो बेना। हाँ, कहाँ गए महारथी?
बताओ, भूल गए? इंसुलिन हार्मोन के काम करने के लिए कौन सा आयन जरूरी है? इतना जल्दी भूलोगे तो बेटा कैसे चलेगा? जिंक। जिंक की गोली देते हैं, लिखो जिंक, Zn जस्ता। इंसुलिन हार्मोन के लिए चाहिए जिंक जस्ता। लिख दिया होगा आप लोगों ने। हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, एक लिखो राइबोसोम की अंदर होगा राइबोसोम। राइबोसोम में कौन चाहिए? जो प्रोटीन का निर्माण करेगा बॉडी में। मैग्नीशियम, नॉट मैग्नीज, मैग्नीशियम। Mg। मैग्नीशियम। और लिखो तंत्रिका तंत्र में, नर्वस सिस्टम में सोडियम पोटेशियम। ये हो गए आपके कुछ खनिज। मेन लिखे मैंने, इंपोर्टेंट्स ये। हाँ, के, Na और के, ये हो गया आपका एक टॉपिक यूनिट पूरी। रक्त, रोग, उपचार, बचाव, छोटी सी यूनिट ही है, देख लो। और इसमें मैंने आपको मैक्सिमम पढ़ाने का प्रयास किया, मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ाने का प्रयास किया। अब जिम्मेदारी आपकी है, यूनिट तैयार, कंप्लीट, नोट्स तैयार, अच्छे से रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। और एक्स्ट्रा चीज़ें कोई मिलती है तो साथ में नोट करो। पढ़ना तो पड़ेगा। बढ़े आगे। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लिखाने का प्रयास किया बेटा, पढ़ाने का प्रयास किया, और अब आपका काम रहेगा प्रैक्टिस करने का। अब आगे नया टॉपिक पढ़ते हैं। जांच की सारणी कल आते लेके आता हूँ। फिर मेरे पास तो है पर टाइम लग जाएगा। चलो आगे, क्योंकि मुझे ढूंढनी पड़ेगी अभी। तो कल मुझे आते ही मैं मेरे मन से याद रखूंगा, फिर भी मुझे याद दिला देना। हाँ हाँ, वो भी तैयार होने बाकी है, होते आ जाएंगे आगे। और बोलो। देखो कुछ चीजें जैसे ही तैयार होगी आपके सामने होगी, बिना कहे, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर मैंने बोला करूंगा, मतलब मैं कराऊंगा, पर एक बार आप अच्छे से टॉपिक पूरा हुआ है आज, यूनिट तो आज पूरी हुई है ना, अब क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर। बीच में करवा दूंगा मैं, बीच के अंदर, क्लास के अंदर। और पैनल आपको मिलने की देने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर तो दिए हुए वैसे भी। प्रीवियस ईयर तो मिल गए ना आपको क्वेश्चन, बस उसमें से मैं चूज करके अलग कर दूंगा, ठीक है। तो बढ़े आगे, टॉपिक बढ़े। और ये कल मैं आपको करा दूंगा वैक्सीन का और प्रभावित रोग का। चले तो आगे लिखे। हाँ, ये काम करो, 2-3 पेज छोड़ दो, ताकि उसके अंदर क्या आ जाएंगे, वैक्सीन और ये अंग।
हाँ भाई बोलो। रखने में आसानी होगी ना। हाँ, SCP है ना, सिंगल सेल, रखने में आसानी होगी ना। और नई बना सकते हैं कम होने पर विभाजन करके। वापस धरती पे आएंगे क्या लेने के लिए? विभाजन भी तो चाहिए। चलो देख, मैंने फाइल भेजी है, इसको बोलो। चलो इधर देखते हैं, मैं आता आती करा ही देता हूँ, क्यों पीछे रखें वैक्सीन वाले। तब तक थोड़ा सा टॉपिक पढ़ते हैं, ये फाइल तैयार करने का। इधर किसकी बात कर रहे हैं अपन? रोग की। रोग में कोई दिक्कत पहले दिए बताओ। रोग लगभग मैंने सभी आपको पढ़ा दिए हैं, नहीं है ना? तो 3 पेज आपने छोड़े ही है, और तब तक टॉपिक पढ़ते हैं, और जैसी काम हो जाएगा वापस उस पर आ जाएंगे। तो लिखो नया टॉपिक, हेडिंग लगाओ आनुवांशिकता, जेनेटिक्स। आनुवांशिकता छोड़ो, भले मत छोड़ो, 2 लाइनें पढ़ेंगे फिर उस टॉपिक पे वापस आ जाएंगे। आनुवांशिकता वो वैसे अलग से हो गया अपने आप में। लिखो आनुवांशिकता, जेनेटिक्स। आनुवंशिकता, या क्या बोलेंगे मित्रों इसको? जेनेटिक्स। आनुवांशिकता या कहेंगे मित्रों जेनेटिक्स। लिखा? लिखो इसके अंदर। बताओ आनुवांशिकता किसको बोलते हैं, जेनेटिक्स किसको कहेंगे? आनुवांशिकता क्या होगी, जेनेटिक्स क्या होगी? विज्ञान की एक शाखा होगी। आनुवांशिकता शब्द किसने दिया था? आनुवांशिकता वर्ड किसने दिया? मेंडल तो पिता है बेटा, विलियम बैटसन। लिखो जेनेटिक्स शब्द, आनुवांशिकता शब्द, आनुवंशिकता शब्द आनुवंशिकता शब्द दिया था विलियम बैटसन ने। आनुवंशिकता शब्द देने वाले साइंटिस्ट का नाम लिखो मित्रों, विलियम बैटसन। आनुवंशिकता का पिता कौन होगा मित्रों? मेंडल। पिताजी लिखो मित्रों मेंडल, पिताजी कौन हो जाएंगे? मेंडल। और लिखो आधुनिक आनुवंशिकता का पिता मॉडर्न जेनेटिक्स। आधुनिक आनुवंशिकता का पिता किसे कहा गया? ये कहा गया मित्रों विलियम बैटसन को ही। विलियम बैटसन। तो प्यारे मित्रों आनुवंशिकता का पिता कौन हुआ? तो मेंडल। आधुनिक आनुवंशिकता का पिता कौन हुआ? तो विलियम बैटसन। और आनुवंशिकता शब्द किसने दिया? विलियम बैटसन ने, इसलिए इसको पिता की संज्ञा दी। वो मॉडर्न, इसके बाद इसने ज्यादा प्रयोग काम किए। अच्छा आनुवंशिकता क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लिखो परिभाषा आनुवंशिकता की डेफिनेशन। आनुवंशिकता की परिभाषा, परिभाषा लिखो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति, हेरिडिटी
वंशागति यानी कि हेरिडिटी, वंशागति तथा वेरिएशन विभिन्नता, का अध्ययन करते हैं। वंशागति तथा विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकता कहलाता है। का अध्ययन करते हैं, क्या कहेंगे मित्रों अपन? आनुवांशिकता कहते हैं। याद हुआ परिचय थोड़ा सा? देखो मित्रों, टॉपिक हम कौन सा पढ़ रहे हैं? शुरू किया हमने हल्का सा, नाम है उसका आनुवांशिकता। इधर ढंग से सुनना, तब तक वो अपना सेट कर देगा काम। आनुवांशिकता शब्द दिया बैटसन ने। आनुवांशिकता का पिता माना गया है मेंडल को। आधुनिक आनुवांशिकता का पिता माना गया है विलियम बैटसन। बेटा दो बातें यहां पर आई है कि ऐसी विज्ञान की ब्रांच, विच ब्रांच इन स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वंशागति और विभिन्नताओं का विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन करेंगे वो आनुवांशिकता है। पहले शब्द हुआ वंशागति क्या होता है, और दूसरा शब्द हुआ विभिन्नता, वेरिएशन क्या होता है। किसी भी लक्षण का, चाहे कोई भी लक्षण हो, उसका एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरण होना, ट्रांसफर होना क्या कहलाएगा? वंशागति। और एक ही माँ बाप की दो संतान या एक ही जाति के जीवों में पाई जाने वाली असमानताएं क्या कहलाती है मित्रों? विभिन्नता। जैसे अपन यहां सब बैठे हैं, हम सब की जाति एक है मित्रों, मानव जाति है कि नहीं है? फिर भी हमारे अंदर कुछ न कुछ क्या है? वेरिएशन है, विभिन्नताएं हैं। और इन विभिन्नताओं को तो उद्विकास का स्रोत कहा जाता है, जिसके द्वारा नए जीव का निर्माण होगा। कैसे? याद करो, पहले हम लोग कैसे थे? बंदर के जैसे। फिर विकास होता गया, कैसे बने? चिंपैंजी के जैसे। फिर विकास हुआ, कैसे बने? आज ऐसे। और फिर आने वाली पीढ़ी भी ऐसी होगी क्या? नहीं, उसमें भी तो वेरिएशन आएगा। याद करो, कभी कहते ना ये बिल्कुल इसके बाप के जैसा है, मतलब बाप की गुण आई। कभी कहते देखो ये बिल्कुल अपनी माँ के जैसा है, मतलब माँ के भी गुण आई। और कभी कहते पता नहीं किसके जैसा है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मतलब नए गुण भी आए, और ये गुण वातावरण की क्रिया से आते हैं, और जिसके द्वारा धीरे धीरे नए गुणों के द्वारा नई जाति का निर्माण होता है। लेमार्क ने कहा था जिस अंग का उपयोग ज्यादा करते हैं उसका विकास ज्यादा होता है, नहीं करते उसको धीरे धीरे लुप्त होता है। हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं अभी वर्तमान में किसका? शरीर के अंगों। और किसका उपयोग नहीं करते? बालों का। बालों का क्या उपयोग है बताओ? अभी ये धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं। देखो 20 साल 25 साल में खूब सारे बाल होते हैं, 40-50 के अंदर कम 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 टाटा फ्री भी हो जाता है। होता कि नहीं होता है? तो ये जो 50 साल 60 साल में बाल जा रहे हैं, ये फिर धीरे धीरे 50 में, फिर 40 में, फिर 30 में, फिर 20 में, फिर 10 में, और एक दिन आएगा टाटा फ्री हो जाएगा और नई जाति आएगी। तो इस तरह से नई जाति का निर्माण हो रहा है? चलो यहां तक मैंने 2 शब्द लिखे परिचय, वो फटाफट लिखो टिको वाली, क्योंकि वो चीजें सीधी सी याद रखने वाली। इधर देखो बेटा, मेरे साथ साथ मैं बोलता रहूंगा, आप लिखते रहना। पहले देखो इधर मित्रों, ये सारणी वही है जिसमें ज्यादातर फैक्ट हुए, कहीं मैंने लिखे कहीं नहीं लिखे, तो एक साथ एक इंडेक्स हो जाएगी। सारणी में सीधा लिखो रोग और प्रभावित अंग। वापस आओ उस पेज पे जहाँ छोड़ा था, लिखो रोग और प्रभावित अंग, सीधे सीधे बिंदु है, कोई लफड़ा वाली बात नहीं है। लिखो एड्स। एड्स में कौन प्रभावित होगा? प्रतिरक्षा प्रणाली। दिख नहीं रहा क्या आपको? दिक्कत हो रही है क्या? मैं बोलूंगा ना बेटा साथ में, ये ले, बस इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता।
लिखो एड्स। एड्स में कौन प्रभावित होगा मित्रों? प्रतिरक्षा प्रणाली। डेंगू बुखार संपूर्ण शरीर, डेंगू संपूर्ण शरीर, आंख और कई बार जोड़े भी होते हैं, आंखें लाल होती हैं। जोड़ जोड़ जॉइंट्स, जोड़े मतलब जॉइंट्स, दूसरे वाले जोड़े नहीं, कपल्स नहीं। मैं समझ गया तुम पूछते। बेटा कहाँ कहाँ दिमाग लगाते हैं, सीधा हड्डियों पे आता तो कितना बढ़िया रहता। वाह वाह, ठीक है। पोलियो लिखो, गला, रीढ़ की हड्डी, नाड़ी संस्थान मतलब नर्वस तंत्र। चेचक में पूरी बॉडी पे होते हैं मित्रों, फुंसियां, पूरा सिस्टम, तंत्र, जहां से करेंगे मंत्र। चिकन पॉक्स, कचरा, आंखें मोतियाबिंद, डिप्थीरिया गला, याद करो सफेद झिल्ली बनती थी, याद करो वो पल। खसरा फेफड़े कहाँ थे बेटा? बुखार जुकाम के लक्षण थे, डिप्थीरिया में गला, गेंगा में थायराइड ग्रंथि, सूजन आती थी, याद करो। मैं साथ साथ बोल भी रहा हूं ताकि जल्दी ऊपर बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं और जल्दी जल्दी लिख दे। लिख दिया? तो फिर मेरे बोलने का मतलब क्या रहा? बोला इसलिए कि ऊपर देखने की जरूरत नहीं हो, फटाफट लिख दोगे, और कोई शब्द समझ भी नहीं आए तो देख लोगे। हिंट का मतलब तो यही होता है। आपको क्या करना है? तो लिखो मलेरिया, मलेरिया, मलेरिया लिखो रक्त कोशिका, विशेष कर लिख दो आरबीसी। ऑर्थराइटिस जोड़े के दर्द, मलेरिया, रक्त कोशिका, आरबीसी। फिर लिखो ऑर्थराइटिस, जोड़े प्रभावित होंगे, जोड़े, ऑर्थराइटिस। क्षय रोग मतलब वही टीबी, टीबी में लिख दो फेफड़े, क्षय रोग, टीबी। रिकेट्स हड्डियां, रिकेट्स, रिकेट्स में लिखो हड्डियां। हेजा आते, लिखा भी था मैंने, हेजा में आंत प्रभावित। प्लेग फेफड़े खराब होते हैं। निमोनिया लिखाया था, याद करो फेफड़े। निमोनिया में लिखाया भी था आपको मैंने। प्लेग लिख दिया, प्लेग, प्लेग फेफड़े, निमोनिया। प्लेग के बाद लिखो निमोनिया, निमोनिया में लिख दो बेटा फेफड़े। ल्यूकेमिया रक्त और विशेषकर कौन बेटा? WBC। ल्यूकेमिया, ये ल आधा कर देना, ल्यूकेमिया। और एक्जिमा जिसके अंदर त्वचा खराब होती है, एक्जिमा, स्किन
और ये एक्जिमा ज़्यादातर होता है बेटा अल्ट्रावायलेट से, पराबैंगनी किरणों से। एक्जिमा त्वचा खराब होगी, त्वचा प्रभावित हानिकारक रेज किरणों से होगा। लिख दिया? एक आध बार तो पॉजिटिव ही उत्तर दिया करो यार। कितने जने एक्जिमा लिख रहे हैं? सबने लिख दिया लगभग, लिख दिया भाई। इधर, इधर, उधर, उधर, तो इधर लिखो पीलिया। पीलिया में अरे पानी और क्या, लिखो पीलिया। पीलिया में लीवर, यकृत याद करो, ये अक्सर आता बेटा, पीलिया वाला थोड़ा याद रखना। पक्षाघात यानी कि लकवा, तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं। तो बेटा इस सारणी के वजह से कुछ एक्स्ट्रा रोग भी आपके सामने आ जाएंगे, जैसे एक्जिमा आ गया, स्कर्वी, दांत मसूड़े, पढ़ाई था आज ही है। तो ये याद रखना बेटा, मेनिंजाइटिस ये भी अक्सर पूछ लेते हैं, मस्तिष्क का रोग है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस। प्लूरिसी फेफड़ों की बीमारी है, प्लूरिसी। प्लूरिसी। मधुमेह, पेनक्रियास। मधुमेह को क्या बोलते हैं? डायबिटीज। कौन सा डायबिटीज? मेलिटस वाला, याद है ना? टाइफाइड आते हैं, ये तो लिखा ही था टाइफाइड के अंदर। ट्रैकोमा आंख। कुकर खांसी फेफड़े। टीबी मत लिखना वापस, 28 नंबर टीबी ऊपर लिख दिया, टीबी लिखा ना भाई, रिपीट करके क्या करो, टीबी तो लिख ही दिया अपन। बढ़ो आगे। तो अब कौन से रोग में कौन सा टीका, ये तो हो गए प्रभावित अंग। तो अब अगली नई सारणी बनाओ, लिखो रोग और वैक्सीन। एक तरफ लिखो रोग, दूसरी तरफ लिखो वैक्सीन, टीका। रोग और रोग के साथ क्या बात करेंगे मित्रों? वैक्सीन। लिखो मित्रों इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, ये सीधी लिख दो एक बार। है भाई, खोज करता अभी बोलते हैं।
हाँ, नाम ही यही दिया, तो अपन क्या कर सकते हैं। इन्फ्लुएंजा, खसरा, मिजल्स, ये मिजल्स करना लिखा रखा वैसे मैंने आपको, MMR याद करो, लिखाया भी था उस दिन। गर्ल्स, मम्स जिसको बोलते हो, गर्ल्स हुआ, मम्स लिखाया मैंने आपको, पेरोटिड ग्रंथि में सूजन आती है। रूबेला, वही तीन हो गया, MMR, चिकन पॉक्स, और चिकन पॉक्स में MMR मत लिखो मित्रों। चिकन पॉक्स में, चिकन पॉक्स क्या आता, इसमें जिसको आप बोलते हो छोटी माता, चिकन पॉक्स का ही टीका आता है, चिकन पॉक्स। येलो में येलो है, टीबी में PCG है ये, और पोलियो में दो थे मित्रों, याद करो, OPV और इनएक्टिवेट IPV। सॉक और सेबिन, याद आया? सॉक सेबिन मैंने नाम लिखे थे दो आपको, सोक और सेबिन। सोक और सेबिन, OPV, और साथ में क्या था मित्रों, IPV। बेटे ये फैक्ट है, इसको तो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, कौन सा टीका किस में। और कोशिश मैंने की थी रोगों के समय भी मैन लिखाने की, मुख्य मुख्य मैंने वहां 7 लिखाए थे, याद करो, कुछ लिखाए थे ना, पता ही नहीं क्या लिखाए थे। लेट आए वो एक अलग बात हो सकती है, बाकी रोगों को बहुत आराम से पढ़ाया मैंने। ले लो आगे। हाँ, यहां तक हो गया था ना, फटाफट ये 2 लाइन लिखो। टिटनेस, DPT लिखा रखा है, याद करो। हाँ, क्या कह रहे हो, पीछे रह गई हूं, कहा, कौन सा छूटा, लिख दो। पोलियो, IPV, OPV। वैसे बेटा ये ज्यादातर रोग के टीके जहां थे वहां लिखाए हैं, लेकिन अपन चाह रहे थे कि इनकी लिस्ट एक जगह आ जाए, वो मैंने करने का प्रयास किया, एक जगह करना। अब तो लिख दिया होगा, फटाफट लिखो इनको, फिर खोज करता लिखे पूरा कर दे। लिखो टिटनस, डिप्थीरिया, ये जो आपको पढ़ाए थे 3 जगह, टिटनस, डिप्थीरिया और काली खांसी, याद आया? DPT नाम भी पूरा लिखाया था इसका। हाँ, कुष्ठ रोग, MDT, ये भी लिखाया था, मल्टी ड्रग्स थेरेपी, याद करो, इसका पूरा नाम भी लिखाया था हमने। टाइफाइड, TAB, ये भी लिखाया था मैंने, TAB का टीका, टाइफाइड A and B, याद करो। काली खांसी, ये DPT है बेटा, DPT याद करो, पर लिखा रखा है। रेबीज, रेबीपुर या HDCV, मैंने कहा रेबीज का टीका ही बोलते हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस, JE वैक्सीन, एंथ्रेक्स का एंथ्रेक्स, और हेपेटाइटिस B का हेपेटाइटिस। ये कुछ सीधे सीधे टीकों के हुए प्यारे मित्रों नाम।
पहले मैंने, फिर मुझे याद आ गया कि मैंने तैयार कर दिए थे उस दिन, जिस दिन कहा था उसी दिन, जिस दिन मैंने बोला था ना आपको अपनी लिस्ट बनाएंगे, उस दिन ये तैयार कर दिए थे। तुरंत मुझे फिर वापस क्लिक हुआ कि ये तो मैंने कर रखा है। हो गया होगा यहां तक? नहीं नहीं, बेटा एक बार अच्छे से रिवाइज करना शुरू से लास्ट तक, ठीक है, ताकि प्रश्न करेंगे तब फायदा मिले। एक यूनिट में इतनी कॉपी भर गई क्या? यूनिट एक ही तो बढ़ाई अभी मैंने। कमी तो है। चलो लिख दिया, चलो कोई बात। जाऊं? एक सारणी और है छोटी सी, फिर खत्म। 2 मिनट रुक बेटा। यहां तक कौन लिख रहा है? लिखो फटाफट लिखो। कहां तक पहुंच गए? ये डीपीटी तो एक ही साथ था, एमडीटी लिख दिया, यहां भटक रही होंगी कहीं ना, लिख दिया। लास्ट लिखो वैक्सीन और सामने लिखो खोजकर्ता। हालांकि खोजकर्ता भी मैंने जहां जहां कोशिश की वहीं लिखा दिया था। चेचक, स्मॉल पॉक्स, एडवर्ड जेनर, कोलेरा, हेजा। हेजा का लिखो बेटा रॉबर्ट कोच। डिप्थीरिया वॉन बेरिंग, टाइफाइड एल्बर्ट कैलेमिट और कैलेमिन गुरिन, पोलियो वैक्सीन शॉक, शॉक के साथ और नाम जोड़ दो, शॉक व सेबिन, ओरल पोलियो वैक्सीन। सभी नीचे लिख दिया, चलो दोनों अलग अलग लिख दिया। इन्होंने आईपीवी और ओपीवी, रेबीज पास्चर, ठीक है, एंथ्रेक्स लुई पास्चर, कुष्ठ रोग हेनरी फगेट। ये हो गए आपके प्रभावित अंगों की स्थान,
कौन से रोग में कौन सा टीका और टीके के मुख्य मुख्य खोज करता। हो गई एक लिस्ट। फैक्ट है ये, तो MTR वाली बात है, याद रखने वाली बात। हो गया पूरा मित्रों? कोई नहीं, कभी प्रश्न करो, एक्स्ट्रा बिंदु आए तो जोड़ते रहना, नुकसान क्या है। चलो इधर, इसमें कोई नुकसान थोड़ी है। चले आगे, पूरा 1 मिनट। चलो ठीक। रोग कितने हुए, काउंट किए किसी ने? कितने रोग लिखा है लगभग? मैंने लगभग देखो 10-11 रोग शुरू में। सबसे पहले बैक्टीरिया, फिर 13 वायरस के, फिर कितने हुए जितने हो गए 24, 5 फिर प्रोटोजोआ के, कितने हुए? फिर 3 किसके हुए? कृमि के, कितने हुए? 32, 33 जो भी। फिर मैंने पढ़ा इसके बाद हार्मोन के, अच्छा फंगस के 2, 35। फिर हार्मोन के कितने पढ़े? 10 से लगभग 7-8 रोग 10 के आसपास। 11 तो 10 मान लो, हार्मोन के 10 तो कितने हुए? 45। हार्मोन के बाद कौन से पढ़े? कैंसर, कितने हुआ? 45 और 2 47। फिर 10 से एक रोग पढ़े आनुवांशिक, 74। फिर मैंने पढ़े 10 से एक आंख के रोग, 10 आंख के रोग पढ़े है ना। फिर पढ़े 10 से एक विटामिन के रोग, लगभग 100 के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है। चलो जो भी है आपके सामने है, अब आपको अच्छे से इसको क्या करना है? रिवीजन। और नया टॉपिक आनुवांशिकता कल नए सिरे से शुरुआत से ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।